लास्ट लेक्चर में हमने जीएससी और जीएलसी दो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक देखी थी। जीएससी में एडसॉर्प्शन देखा था और जीएलसी में पार्टीशन। फिर हमने प्रिंसिपल स्टार्ट किया था कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो जीएलसी पढ़ रहे हैं हम, उस जीएलसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो मैंने डिटेल बता दिया था कि उसमें पार्टीशन होता है। फिर पार्टीशन कोफिशिएंट की बात भी कर दी थी कि पार्टीशन कोफिशिएंट होता है अलग अलग कंपोनेंट्स का, अलग अलग सैंपल के कंपोनेंट्स का एक ही स्टेशनरी फेज में अलग अलग पार्टीशन कोफिशिएंट होता है। जिसका पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है वो कॉलम के अंदर ज़्यादा रिटेन करता है, ज़्यादा टाइम के लिए रुकता है, और जिसका पार्टीशन कोफिशिएंट कम होता है वो ज़्यादा फास्टली आगे बढ़ता है कॉलम में और पहले इल्यूट होता है और उसका रिटेंशन टाइम कम होता है। नाउ अब ये कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो फैक्टर्स बताते हैं कि हमारा जो सैंपल है या सैंपल कंपोनेंट्स हैं वो किस प्रकार से सेपरेट होंगे, किस प्रकार से कॉलम के अंदर सेपरेट होते हैं। तो उन सैंपल कंपोनेंट्स की कुछ नेचर होगी, उस नेचर के बेस पर और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो नेचर है या प्रॉपर्टी है उसमें कॉलम है या जो भी है, उसके बेस पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इल्यूशन टाइम को वेरी करते हैं कि कौन सा फास्ट ट्रेवल करेगा कंपोनेंट, कौन सा स्लो करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज वॉलेटिलिटी ऑफ कंपाउंड। वॉलेटिलिटी मीन्स इट्स वेपोराइजेशन पावर, कि जो ज़्यादा वेपोराइज होता है इजीली या जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वॉलेटाइल होता है, और जिसका वॉलेटिलिटी जो है वो कम होती है या बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसका जो नेचर है वेपोराइजेशन नेचर वो ज़्यादा होता है। तो सीधी सी बात है कि जो कंपाउंड्स वॉलेटाइल होंगे यानी सैंपल में जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जिनका वॉलेटाइल नेचर ज़्यादा होगा या जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो कॉलम के अंदर ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगे, और जिनका वॉलेटाइल नेचर कम होगा या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो कॉलम के अंदर धीमे धीमे ट्रेवल करेंगे। तो ये सिंपल सा एक कुछ फैक्टर हैं। पॉलरिटी ऑफ कंपाउंड, अब यहाँ पे पॉलरिटी और नॉन पॉलरिटी डिपेंड करता है हमारा स्टेशनरी फेज पे भी। अगर स्टेशनरी फेज पोलर है मीन्स उसमें जो लिक्विड स्टेशनरी फेज है, जो लिक्विड स्टेट है वो अगर ज़्यादा पोलर है तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा रिटेंड करेगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ में ज़्यादा इंटरेक्शन दिखाएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स किसके? सैंपल मॉलिक्यूल्स के साथ में ज़्यादा रिटेंशन दिखाएगा। तो सपोज करो कि अगर पोलर है स्टेशनरी लिक्विड फेज तो पोलर कंपाउंड्स को वो ज़्यादा रिटेंड करेगा, ज़्यादा देर तक रोक के रखेगा, तो ये पोलर कंपाउंड्स बाद में इल्यूट होंगे। तो ये सिंपल सा है। अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर वाला कंडीशन। नाउ कॉलम टेम्परेचर जनरली सैंपल के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। अगर सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट सपोज कीजिए 130 डिग्री है, अब सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट में एवरेज बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि सैंपल में तो कई कंपोनेंट हैं, मान लो ए बी सी डी 4 कंपोनेंट हैं और चारों के बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होंगे, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट होंगे एक ही रेंज में, मतलब 20-30 डिग्री 50 डिग्री के अंदर रेंज में होंगे। तो उनका एक एवरेज बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं हम सैंपल के लिए कि दैट इज एवरेज बॉइलिंग पॉइंट। तो एवरेज बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं कॉलम टेम्परेचर, या कह सकते हो जो इंस्ट्रूमेंट है जीसी इंस्ट्रूमेंट उसका थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रखते हैं। क्यों रखते हैं? जिससे कि सैंपल कंपोनेंट्स वेपोराइज कंडीशन में रह सकें, क्योंकि हम गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो कॉलम टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर कॉलम टेम्परेचर हम हाई कर दें, ज़्यादा हाई कर दें
तो उस केस में क्या होगा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी, जो सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो कॉलम टेम्परेचर या कह सकते हैं टेम्परेचर के साथ में बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके हिसाब से क्या कहेंगे कि अगर टेम्परेचर आप हाई कर दोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सैंपल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी सैंपल जो है वो फास्ट स्पीड से ट्रेवल करेगा हाई टेम्परेचर पे। अगर थोड़ा सा लो टेम्परेचर रखेंगे तो स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर सेपरेशन डिपेंड करता है। कॉलम पैकिंग, अब कॉलम पैकिंग भी आप देखोगे दो टाइप की होती है, पैक्ड कॉलम होते हैं और ओपन ट्यूबुलर कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर भी वही इफेक्ट बताया है कि कॉलम की पैकिंग किस प्रकार की गई है, उसके हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट्स सेपरेट आउट होते हैं। फ्लो रेट ऑफ गैस थ्रू द कॉलम, दिस फ्लो रेट ऑफ गैस is the rate of carrier gas, flow rate of carrier gas means mobile phase। तो मोबाइल फेज की गैस की स्पीड भी कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मोबाइल फेज या कैरियर गैस तो कॉलम के अंदर बहुत तेजी से ट्रेवल करता है और उसका स्टेशनरी फेज के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन इंटरेक्शन किसका होता है? सैंपल मॉलिक्यूल्स का। तो अगर कैरियर गैस की स्पीड को फास्ट कर दें तो कैरियर गैस का काम क्या है? टू कैरी सैंपल मॉलिक्यूल्स फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ उनको कैरी करना। तो स्पीड अगर ज़्यादा कर देंगे, फ्लो रेट ज़्यादा कर देंगे कैरियर गैस का, या कह सकते हैं प्रेशर बढ़ा देंगे कैरियर गैस का कॉलम के अंदर, तो जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेंगे कॉलम में। और अगर कैरियर गैस के फ्लो को थोड़ा कम कर देंगे तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, सैंपल मॉलिक्यूल्स के ट्रेवलिंग स्पीड कॉलम के अंदर कम हो जाएगी। नाउ लेंथ ऑफ कॉलम, अब लेंथ जो है वो मैंने कहा कि कॉलम जो है वो एक ऐसा स्टील का ट्यूब या ग्लास का ट्यूब या किसी भी सिरेमिक मटेरियल का ट्यूब होता है। तो उसकी लेंथ जो है वो जनरली 1 मीटर से लेके 50 मीटर तक हो सकती है। डिपेंड करता है हमारे कॉलम के टाइप पर, हमारे सैंपल के टाइप पर, कि किस तरह का सैंपल ले रहे हैं, उसका अमाउंट कितना है। तो कॉलम की लेंथ जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो कॉलम की लेंथ अगर ज़्यादा है, यानी 30-40 मीटर है, यानी बहुत लंबी है, ठीक है ना। कॉलम भी दो टाइप के होते हैं, वो अब आगे लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगर कॉलम की लेंथ ज़्यादा है तो उसमें सैंपल को ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सैंपल का इल्यूशन भी क्या होगा? ज़्यादा टाइम बाद, ठीक है। और अगर कॉलम की लेंथ हम छोटा रखते हैं, कॉलम की लेंथ को कम रखते हैं, तो सैंपल जो है वो जल्दी से इल्यूट हो जाएगा। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं कुछ। नाउ अब आओ इस टॉपिक पे मेन। अब एक नया टर्म आता है, दैट इज रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ सैंपल कंपोनेंट्स। तो यहां पर आपको ये कॉलम दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। ये क्यूब दिख रहा है, क्यूब के अंदर ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है दैट इज स्टेशनरी फेज, ठीक है। ग्रीन कलर का जो फिल किया हुआ है अंदर दैट इज स्टेशनरी फेज। अब एक्चुअल में आप देखोगे ये कॉलम ओपन ट्यूबुलर कॉलम, दो टाइप के होते हैं, पैक्ड कॉलम और ओपन ट्यूबुलर कॉलम। तो ये ओपन ट्यूबुलर कॉलम दिखाया है जिसमें बीच का जो ल्यूमेन है वो फ्री है और जो इनर वॉल्स हैं, इनर वॉल्स पे स्टेशनरी फेज की कोटिंग की गई है। तो आप ऐसा मानो अभी एक बार कि स्टेशनरी फेज पूरा का पूरा भर हुआ है इसमें, ठीक है। आपको कि पैक्ड कॉलम ही एक बार कंसिडर कर रहा हूं मैं, तो पूरा का पूरा इसमें फील्ड है। यहाँ पर देखिए गैस फ्लो आ रहा है, दैट इज मोबाइल फेज कैरियर गैस, ठीक है। कैरियर गैस का फ्लो आ रहा है। जैसे यहाँ पर सैंपल को इंजेक्ट करेंगे, इसमें सैंपल को इंजेक्ट करने के बाद तुरंत ये सैंपल जैसे इसमें ट्रेवल करना शुरू करेगा, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। सपोज करो सैंपल में दो कंपोनेंट्स हैं, तो दो के अंदर डिवाइड कर दिया। एक कंपोनेंट का कलर ब्लू है, दूसरे कंपोनेंट का कलर रेड है, ठीक है ना। दो कंपोनेंट्स हैं, उसमें डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कौन सा कंपोनेंट है जिसका पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा है, या कह सकते हैं कौन सा कंपोनेंट है जो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है, तो वो कौन सा है? रेड कंपोनेंट। और पार्टीशन कोफिशिएंट किसका ज़्यादा है? ब्लू कंपोनेंट। तो ब्लू कंपोनेंट का स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है और रेड कंपोनेंट का स्टेशनरी फेज के साथ में कम इंटरेक्शन हो रहा है। तो कम इंटरेक्शन होने के कारण में ये ज़्यादा फास्ट चल रहा है और ये स्लोली चल रहा है। तो दोनों की दोनों कॉलम के अंदर सेपरेट आउट हो गए। तो पहले कौन सा इल्यूट होगा? रेड कंपोनेंट। देन उसके बाद में कौन सा इल्यूट होगा? इल्यूट होना बाहर निकलना, इल्यूशन दैट इज बाहर निकलना कॉलम से। दूसरा कौन सा इल्यूट होगा? ब्लू कलर वाला। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है रिटेंशन टाइम। रिटेंशन
लेकिन रिटेंशन मीन्स एक जगह रुकना, कितना टाइम वो रुका, कोई वस्तु कितनी देर किसी जगह रुकी, दैट इज रिटेंशन ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पर रिटेंशन किसका ज्यादा हो रहा है, ब्लू कंपोनेंट का, और रेड कंपोनेंट का रिटेंशन कम हो रहा है। मींस रिटेंशन टाइम किसके लिए ज्यादा होगा, ब्लू कंपोनेंट के लिए, बिकॉज इसके लिए रिटेंशन ज्यादा है तो इसके लिए रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा। रिटेंशन टाइम मींस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इल्यूशन ऑफ दिस ब्लू कंपोनेंट और रेड कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम। यानी कोई कंपोनेंट कॉलम ट्यूब के अंदर कितना टाइम रुका, कितना टाइम ठहरा, यानी कितना टाइम तक ट्रेवल किया, बाहर निकलने से पहले तक कितना टाइम तक ट्रेवल किया, वो जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम। तो यहाँ पे ब्लू कंपोनेंट के लिए रिटेंशन टाइम जो है वो ज्यादा होगा, जैसे यहाँ दिखाया है रिटेंशन टाइम इज हायर फॉर ब्लू कंपोनेंट एंड रिटेंशन टाइम इज लोअर फॉर रेड कंपोनेंट। ठीक है, उसी के हिसाब से ये इस तरह से पीएचडी बताती हैं। तो ये आपका एक जस्ट एक सिंपल सा डायग्राम है, या तो आप मैंने इसके तो बहुत अच्छे से पहले से समझा चुका हूँ कि किस तरह से सेपरेट होते हैं। अगेन आगे भी आप एक डायग्राम और देखो, ये प्रिंसिपल ही चल रहा है क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल की, वो कैसे सेपरेट होते हैं। अब आपको जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि पार्टीशन होता है, यानी गैस फेज से लिक्विड फेज के अंदर सॉल्युबलाइजेशन हो जाता है सैंपल कंपोनेंट का। तो जब सैंपल कंपोनेंट का वहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन हो गया तो फिर वो बाहर कैसे निकलेगा कॉलम में से। इसका मीन क्या है कि जैसे जैसे सैंपल कंपोनेंट आगे की तरफ बढ़ता है तो एक्चुअल में वो गैस फेज और लिक्विड फेज के बीच में इक्विलिब्रियम बना लेता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जैसे जैसे मोबाइल फेज, क्योंकि कैरियर गैस तो लगातार चालू है, वो उसको आगे धकेल रही है, तो जैसे जैसे मोबाइल फेज सैंपल जो गैस फेज है, सैंपल गैस फेज में है, वो सैंपल आगे बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शन में लिक्विड फेज के अंदर भी सैंपल आगे बढ़ेगा। आया समझ में, मतलब गैस फेज में आगे बढ़ रहा है क्योंकि कंपोनेंट्स तो सेपरेट हो गए, वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जैसे गैस फेज में आगे बढ़ रहे हैं उसी टाइप से लिक्विड फेज में भी आगे बढ़ रहा है, यानी वो इक्विलिब्रियम जो है वो वहां से इधर से आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और पीछे वाला जो लिक्विड फेज है वो ब्लैंक होता जा रहा है सैंपल से, लिक्विड फेज स्टेशनरी फेज, तो वो आगे की तरफ मूव करता जाएगा। तो यहाँ पे यही दिखाया है कि जो ब्लू कलर का दिखाया है दैट इज मोबाइल फेज, और नीचे ये जो येलो कलर में है ये स्टेशनरी फेज। तो मिक्सचर को यहाँ पे इंसर्ट किया तो अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ डिवाइड हो जाते हैं। तो एक कंपोनेंट दिखाया वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में क्या बना लेता है, इक्विलिब्रियम, यानी कुछ पोर्शन यहाँ सॉल्युबलाइज कंडीशन में है और कुछ जो पोर्शन है वो वेपोराइज कंडीशन में, वेपर फेज में है, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। अब देखो ये इक्विलिब्रियम जो है वो, ये कंडीशन जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, और पीछे वाला जो ये वाला पोर्शन है वो ब्लैंक होता जाएगा, मोबाइल फेज में भी और लिक्विड फेज में भी। तो दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हिच अकर्स इन बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पर पार्टीशन किस पे होगा, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में, जिसका पार्टीशन ज्यादा होगा, यानी पार्टीशन ज्यादा मतलब स्टेशनरी फेज में सॉल्युबलाइजेशन ज्यादा होगा, वो धीमे धीमे ट्रेवल करेगा। फिर यही बताया है, एक दूसरी टर्म आती है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स किसी भी सैंपल कंपोनेंट का आगे बढ़ने में अवरोध होना, आगे बढ़ने में अवरोध होना। वो अवरोध क्यों आएगा, क्योंकि उसका सॉल्युबलाइजेशन ज्यादा हो रहा है लिक्विड में, तो दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो इस तरह से कुछ टेक्निकल टर्म्स आगे भी आएंगी। ईच मॉलिक्यूल इंटरेक्ट्स डिफरेंटली विद मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। ईच मॉलिक्यूल इंटरेक्ट्स डिफरेंटली मीन्स ईच मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का जो मॉलिक्यूल है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, दो कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ में अलग अलग तरह से इंटरेक्शन दिखाते हैं, इसीलिए सेपरेशन होता है। यही सेम ही बात रिपीट हो गई है, ठीक है। उसी के साथ से उनका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट अलग अलग होता है। नाउ अब आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक बार समझने का है थोड़ा सा डायग्राम, जो एक्चुअल आपको पूरा एक ही स्लाइड में बता दिया कि गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। जस्ट एक डायग्राम से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के जो आइडेंटिफिकेशन है वो एक ही स्लाइड में दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए जो ऊपर ऊपर है ये दैट इज कॉलम, कॉलम के अंदर जो ये ब्लू कलर के दिखाए हैं पार्टिकल्स, ब्लू कलर वाले, वो क्या है, कैरियर गैस, मोबाइल फेज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं PHASE फेज टर्म यूज कर रहा हूँ ना, ये आता है सबको समझ में, फेज क्या होता है, PHASE फेज,
दैट फेज, आप फेज ऐसा देखिए तो फेज और स्टेट दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। मैं अब ये पॉइंट आया तो मैं बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में दो टर्म्स आती है, स्टेट एंड फेज। स्टेट जो बेसिकली तीन टाइप की है हमारे पास, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड लिक्विड गैस ये तीनों की तीनों स्टेट हैं, फिजिकल स्टेट। लेकिन फेज अगर बात करते हैं तो फेज इनको नहीं कहते, फेज से इसका कोई रिलेशन नहीं है सॉलिड लिक्विड गैस का। फेज मीन्स दैट इज अ homogeneous mixture, a homogeneous mixture which is separated from other mixture or other phase by a boundary, that is called phase। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप बीकर में एक तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड लो या फिर बेंजीन लो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लो, वो क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और दूसरा उसके ऊपर क्या डाल दो, पानी, वाटर डाल दो। तो पानी और पानी क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है सॉल्वेंट, ठीक है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और दोनों की दोनों इमिसिबल है, दोनों की दोनों इमिसिबल है। मतलब बीकर के अंदर पानी जो है वो ऊपर की तरफ लेयर बनाएगा टॉप साइड में, और बॉटम साइड में बीकर में कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की डेंसिटी ज्यादा होती है पानी से, तो वो नीचे की तरफ लेयर बनाएगा। अब आप देखो कि ये दोनों की दोनों डिफरेंट फेज हैं, दोनों की फेज अलग है, दोनों की दोनों लिक्विड हैं, वाटर भी लिक्विड है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, दोनों की स्टेट सेम है, लेकिन दोनों की फेज अलग है। तो मैं समझ गया फेज किसको कह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फेज बहुत जनरल, एक ब्रॉड टर्म में लिया गया है। तो मोबाइल फेज मतलब जिसको हम गैस कह रहे हैं, और लिक्विड स्टेशनरी फेज जो यहाँ पर लिक्विड है। तो यहाँ पर जो दिखाया है दैट इज ब्लू पार्टिकल्स आर मोबाइल फेज विच इज कैरियर गैस, जो कि जिसका फ्लो इसमें फास्टली चलता रहता है एक प्रेशर के साथ में, और इस ब्लू पार्टिकल्स का स्टेशनरी फेज के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे सैंपल पार्टिकल्स कौन से हैं वो देखिए, ये रेड कलर पार्टिकल, ब्लैक कलर पार्टिकल्स, ये ग्रीन कलर हैं, ये क्रीम कलर, ये जो चार तरह के दिखाए हैं, 4 types of components, 4 components are present in this sample, 4 components, ठीक है ना। इस तरह से डायग्रामेटिकली इसमें शो किया है। तो जैसे इसको यहाँ इंजेक्ट किया तो ये सभी की सभी अपने पार्टीशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले कौन सा इल्यूट हो रहा है, ग्रीन, ग्रीन कंपोनेंट इज फर्स्ट इल्यूटेड एंड रीचेस टू डिटेक्टर, ठीक है। आपके सिलेबस में डिटेक्टर भी हैं जीसी में, तो डिटेक्टर मतलब जो डिटेक्ट करता है उसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो ये पहला जो पार्टिकल है, कौन से, पहला कंपोनेंट कौन सा है, ग्रीन कलर्ड पार्टिकल, वो पहले पहुंचा तो उसका पहले पीक आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो नीचे डायग्राम, सर स्क्रीन નથી દેખાતી। दिख रहा है अभी, अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। तो ग्रीन कलर कंपोनेंट पहले इल्यूट हुआ, यानी कि इसका रिटेंशन टाइम क्या है, कम है या ज़्यादा है, इसका रिटेंशन टाइम कम है, मतलब ये कम समय के लिए कॉलम में रुका तो पहले बाहर निकला, तो टाइम कम लगा, तो रिटेंशन टाइम क्या होगा, कम। तो इसका सबसे पहले पीक आएगा, दैट इज क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राफी से जो हमको पीक्स मिलते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आपको ऐसे पीक मिलते हैं। हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग पीक मिलता है। अगर 4 कंपोनेंट है तो 4 पीक मिलेंगे, 8 कंपोनेंट है तो 8 पीक मिलेंगे। और इन पीक के अंदर जो पीक की हाइट होती है और जो पीक एरिया होता है, उस पीक एरिया से उस कंपोनेंट का क्वांटिटी पता चल जाता है। तो जो पहला पहला लोवेस्ट टाइम पे जो पीक आएगा वो किसके लिए आएगा, ये ग्रीन कलर वाले कंपोनेंट के लिए। उसके बाद पीछे पीछे कौन सा आ रहा है, ये क्रीम कलर वाला, ये क्रीम कलर वाला फिर इल्यूट हो रहा है, तो फिर सेकंड पीक कौन सा आएगा, ग्रीन कलर वाले के लिए। फिर देखो इनके पीछे कौन सा आ रहा है, ब्लैक कलर, तो फिर ब्लैक कलर वाले का पीक आ गया हायर टाइम पे, और फिर रेड कलर वाले का लास्ट में पीक आ गया। तो रेड कलर कंपोनेंट का रिटेंशन टाइम सबसे ज्यादा है। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख रहे हो इस ग्राफ में, ये एक्स एक्सिस क्या दिखाता है, रिटेंशन टाइम, और वाई एक्सिस क्या दिखाता है, पीक इंटेंसिटी।
पीक सर इंटेंसिटी। स्क्रीन वापस से चली जा रही है और बार बार रिकनेक्टिंग हो रहा है। बाकी दूसरे भी एक बार ऑन करके बोलो, दूसरों को भी दिखाई दे रहा है या नहीं दिख रहा हाँ सर है? दिखाई दे रहा हाँ सर, हैं? दिखाई दिखा दे रहा रहा है था। सर। दिखाई दे रहा है। दिखा रहा है ना, मतलब उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है उस स्टूडेंट के, हाँ हाँ है ना? बाकी सबको तो दिख रहा है। हाँ हाँ सर, सर। दिख रहा है। हाँ सर। यस यानी सर। कि वो आपकी प्रॉब्लम है, जिनको नहीं दिख रहा, अब या तो आप देखो वापस से, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा वहां पे। तो लास्ट जो कंपोनेंट इल्यूट हुआ दैट इज रेड कंपोनेंट। तो रेड कंपोनेंट का पीक आ रहा है हाईएस्ट रिटेंशन टाइम पे। तो एक्स एक्सिस पे रिटेंशन टाइम इस पे लिखते हैं और वाई एक्सिस पे पीक हाइट। तो देखिए पहले सबसे लोवेस्ट रिटेंशन टाइम ग्रीन कंपोनेंट का है और हाईएस्ट किसका है? रेड कंपोनेंट। तो आप देखो जी, पीक अंडर एरिया, अंडर दिस पीक एरिया, ये जो पीक एरिया है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस बताता है कि उसकी क्वांटिटी बताता है। ये जो ग्रीन कंपोनेंट है, रेड कंपोनेंट की क्वांटिटी कितनी है। और जो पीक की पोजीशन है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे पीक की पोजीशन दैट इज रिटेंशन टाइम, वो क्या बताता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब देखो किसी भी फिक्स एक कंपाउंड के लिए जो पीक की पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होगी। सपोज करो कि कोई, हम सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं किसी सैंपल को लेके, उसमें 4-5 कंपोनेंट हैं, तो किसी कंपोनेंट के लिए सपोज 5 मिनट में आज पीक आती है, 5 मिनट पे पीक आती है, यानी 5 मिनट रिटेंशन टाइप पे पीक आती है। तो आप जब भी उस कंपोनेंट, उस सैंपल को रिपीट करोगे तो हमेशा 5 मिनट पे ही उस सैंपल की, उस कंपोनेंट की पीक आएगी। अगर वो कंपोनेंट किसी दूसरे मिक्सचर में प्रेजेंट है तो भी ऑलमोस्ट 5 मिनट पे ही उसका पीक आएगी। तो वो जो पीक पोजीशन है दैट शोज क्वालिटेटिव एनालिसिस। और उस पीक का जो एरिया होता है या पीक की जो हाइट होती है वाई एक्सिस पे, पीक एरिया, वो क्या बताता है? क्वांटिटेटिव। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो पीक एरिया बड़ा मिलेगा, यानी आपको ब्रॉड पीक मिलेगा, ब्रॉड पीक। और अगर क्वांटिटी बहुत कम है तो इस तरह से शार्प पीक मिलेगा। तो ये इसका एक बेसिक फिनोमिना है कि हम क्या देखते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम कैसे देखते हैं। नाउ आप देख लीजिए, एक सिंपल एक कंपोनेंट मिक्सचर के लिए दिखाया है, एक स्टैंडर्ड आप कह सकते हो आइडियल क्रोमेटोग्राम है। आइडियल क्रोमेटोग्राम, तो क्या लिखा है? कंसीडर द गैस क्रोमेटोग्राफी ऑफ ए सिंगल कंपाउंड कैरिड आउट थ्रू द कॉलम ऑफ लेंथ L एंड टेम्परेचर TC डिग्री केल्विन। ठीक है, कॉलम टेम्परेचर जो है वो एक फिक्स कर दिया डिग्री केल्विन में, कॉलम की कोई ना कोई लेंथ है। अब उसमें जो सैंपल ले रहे हैं वो हम एक स्टैंडर्ड सैंपल ले रहे हैं। आप इसको ऐसा मान सकते हो जैसे हम इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कर रहे हैं। आपने पीएच मीटर या कोई इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन किया होगा फिजिकल केमिस्ट्री लैब में, तो उस टाइप से जस्ट एक कैलिब्रेशन करके देख रहे हैं। तो उसमें जो कंपाउंड ले रहे हैं या सैंपल ले रहे हैं वो वन कंपोनेंट है, यानी उसमें एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है और वो एक कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, हाइपोथेटिकली लिया है। तो जब आप उसको रन करोगे एक्सपेरिमेंट को, तो जो पीक आएंगे वो यहाँ पर 2 पीक दिखाए हैं। सपोज करो डिटेक्टर दोनों को डिटेक्ट करता है, एक तो कंपोनेंट को, ये जो बड़ा पीक आया है बाद में दैट इज फॉर अवर कंपोनेंट, जो सैंपल है उसका सैंपल कंपोनेंट। और सैंपल में एक ही कंपोनेंट है, स्टैंडर्ड सैंपल लिया है, एक ही कंपोनेंट है। और जो पहला पीक आया है छोटा पीक दैट इज फॉर कैरियर गैस, मोबाइल फेज। ठीक है, मोबाइल फेज के लिए या कैरियर गैस के लिए आया है। तो जब भी इस इंस्ट्रूमेंट को रन किया तो सपोज करो डिटेक्टर जो है वो कैरियर गैस को भी डिटेक्ट कर लेता है और सैंपल को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो कैरियर गैस का फ्लो तो फास्ट होता है, हम जानते हैं कैरियर गैस का फ्लो फास्ट होता है, तो वो पहले डिटेक्टर तक पहुंचता है, हमेशा ही ऐसा होगा। कैरियर गैस तो सबसे पहले डिटेक्टर तक पहुंचेगा, तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसके लिए एक पीक दिखा देगा, पहला पीक। उसके बाद जब सैंपल डिटेक्टर तक पहुंचेगा तो सैंपल की पीक आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अभी जो एक्स एक्सिस पे दिया है वो क्या है? रिटेंशन टाइम। जो यहाँ पे ओनली टाइम लिखा है दैट इज रिटेंशन टाइम। और ये जो वाई एक्सिस पे लिखा है वो क्या है? डिटेक्टर सिग्नल। डिटेक्टर सिग्नल, तो सिग्नल में कैसा है? वो पीक फॉर्म में दिखाया है, पीक फॉर्म में। ठीक है, और वो पीक जो है वो छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, वो एक्चुअल में सैंपल अमाउंट पे डिपेंड करता है। सैंपल में कंपोनेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो बड़ा पीक आएगा, छोटा है तो छोटा है। नाउ दिस टीएम ग्राफ में जो दिखाया है टीएम, दिस इज
रिटेंशन टाइम ऑफ मोबाइल फेज, ओके, रिटेंशन टाइम ऑफ मोबाइल फेज। और मोबाइल फेज मतलब कैरियर गैस, कैरियर गैस का रिटेंशन टाइम हमेशा कम होता है, तो इसका पहले पीक आया है। तो सपोज करो यहाँ पे जो ये पॉइंट है इस पर टाइम जो है वो 0 है, जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो इसका एकदम फटाफट पीक आ जाएगा, और उसके बाद में कुछ टाइम बाद सैंपल का पीक आएगा। नाउ दिस PR इज रिटेंशन टाइम ऑफ सैंपल, ओके, रिटेंशन टाइम ऑफ सैंपल। अब ये जो आइडियल क्रोमेटोग्राम दिखाया है यहाँ पर, इस आइडियल क्रोमेटोग्राम में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट का मतलब समझ गए आपने, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, कोई भी प्योर, तो दैट इज वन, वो सैंपल जो है वो एक ही कंपाउंड रखता है। तो TM जो है वो रिटेंशन टाइम हो गया मोबाइल फेज का, और TR रिटेंशन टाइम ऑफ सैंपल कंपोनेंट। तो यहाँ पर रिटेंशन टाइम की एक फिक्स डेफिनेशन दी है, वो रिटेंशन टाइम की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, उसको एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। रिटेंशन टाइम PR, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम for solute peak to reach the detector in a gas chromatography column is called retention time। अभी ये डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम फॉर सॉल्यूट पीक। यहाँ सॉल्यूट पीक मतलब क्या है, कंपोनेंट पीक, वो जो सैंपल कंपोनेंट है उसका पीक। टू रीच द डिटेक्टर इन अ गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। अभी मेरी तरफ देखना, देखो ये कॉलम है, कॉलम के अंदर जैसे ही सैंपल इंजेक्ट करते हैं तो वहां पर सैंपल इंजेक्ट करने के बाद वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और अगर एक सिंगल कंपोनेंट है, क्योंकि हम तो यहाँ स्टैंडर्ड क्रोमेटोग्राम ले रहे हैं तो ये तो सिंगल कंपोनेंट के लिए दिखाया है, तो सिंगल कंपोनेंट है, जब वो उसके अंदर जैसे एंटर होगा तो वो उसके अंदर ट्रेवल करना शुरू कर देगा कॉलम के अंदर। तो वो कैसे ट्रेवल करता है कि आप ऐसे कॉलम मानो, तो कॉलम के अंदर जब वो ट्रेवल करेगा एक्चुअल में, तो उसका एक बैंड बन जाएगा, एक बैंड, समझ गए आप। एक फिजिकली उसको इमेजिन तो कर सकते हो कि एक्चुअल में वो चल कैसे रहा है कॉलम के अंदर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बैंड, ठीक है ना। बैंड समझ गए, जैसे अपना ड्रम होता है उस शेप में, सिलिंड्रिकल, तो उस शेप में वो बन जाएगा और धीमे धीमे उसमें ट्रेवल कर रहा है वो। कैरियर गैस का फ्लो तो फास्ट है, कैरियर गैस तो फास्टली फ्लो कर रहा है, वो उसको धकेल रहा है, लेकिन ये अपने पार्टीशन कोफिशिएंट के हिसाब से धीमे धीमे ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये बैंड बन गया सैंपल कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट का बैंड बन गया, तो यहाँ पर जो सेंटर पोर्शन होता है इस बैंड का, इसमें इसकी कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है, ठीक है ना। मैं तो बैंड इतना बड़ा बता रहा हूँ, ये बैंड एक्चुअल में बहुत थिन भी हो सकता है बहुत, ठीक है ना। तो इसमें जो सेंटर रीजन है इस बैंड का, वहां पर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना एक बार, कैसा क्या हो रहा है एक्चुअल में, कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगी। और जब इस सेंटर पोर्शन से आप दोनों तरफ जाओगे, आगे और पीछे दोनों तरफ आप देखोगे, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती जाती है, कम होती जाएगी, कम होती, कम कम कम, और एक रीजन आएगा जिसमें वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो वो हम इतना रीजन क्या मान सकते हैं, दैट इज बैंड ऑफ दैट सैंपल कंपोनेंट। वो बैंड जो है वो पूरा पूरा क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब देखिए ये क्या आ गया, आगे मूव करते 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 यहाँ पर क्या आ गया, कॉलम का एंड आ गया कॉलम का, यानी यहाँ से ये बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकल के किस में जाएगा, डिटेक्टर में, क्योंकि कॉलम जहाँ एंड होता है वहीं दूसरा इंस्ट्रूमेंट अटैच होता है, दैट इज डिटेक्टर। क्योंकि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जीसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आगे डिटेक्टर अटैच होता है। तो ये फिर कहाँ पे एंटर करता है, डिटेक्टर के अंदर। डिटेक्टर इसको एनालिसिस करता है, इसको डिटेक्ट करता है। तो देखिए जैसे आप ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये पोर्शन आगे की तरफ जैसे ही कॉलम से निकलेगा तो पहले डिटेक्टर में पहुंचेगा, डिटेक्टर में पहुंचने के बाद डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। तो अभी कंसंट्रेशन क्या है, लो, यानी लो कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर रहा है। तो जैसे इसको डिटेक्ट करना शुरू किया, तो वहां पर क्या होगा, जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन चल रही है स्क्रीन पर, ये जो क्रोमेटोग्राम की स्ट्रेट लाइन चल रही है, वो वहां पर बढ़ना शुरू होगा ऊपर की तरफ। आ रहा है समझ में, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इधर पहुंच रही है, ये बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना 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 बढ़ना। अब क्या होगा, सैंपल बैंड का जो सेंटर पोर्शन है, जिसमें मैंने कहा हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, वो जैसे डिटेक्टर तक पहुंचेगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, पीक हाइट। और फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही पीक हाइट निकल जाएगा डिटेक्टर में, तो पीछे वाला पोर्शन जो आ रहा है बैंड का, वो क्या होगा, फिर लोअर कंसंट्रेशन।
फिर लोअर कंसंट्रेशन पहुंच रहा है डिटेक्टर में, तो अब जो पीक का जो मैक्सिमम मिला था, टॉप जो पोर्शन मिला था, वहां पे क्या होगा, वापस से गिरावट आएगी, वापस से डाउन साइड में जाएगा, ठीक है ना, वापस से नीचे 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 जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही जीरो हो जाएगा वापस से स्ट्रेट लाइन। आया समझ में? तो ये तो मैंने 2-4-5 मिनट के अंदर बताया, ये काम तो 1-2 सेकंड में हो जाता है इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना, क्योंकि वो सैंपल बैंड तुरंत ऐसे पहुंचा और वो डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट किया और ऐसे पीक आ गई जस्ट, ठीक है। तो पीक इस तरह से आई कि पहले लोअर कंसंट्रेशन पहुंचा और फिर जैसे ही हाईएस्ट तक पहुंचे और फिर वापस से डाउन किया और फिर जीरो हो गया, यानी सैंपल पूरा का पूरा डिटेक्टर में पहुंच के कंज्यूम हो गया। अब पीछे की तरफ और कोई सैंपल नहीं आ रहा, पीछे की तरफ सिर्फ कैरियर गैस का ही फ्लो जारी है, ठीक है ना। कॉलम में कैरियर गैस का फ्लो तो लगातार जारी रहता है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से शुरू में भी, और जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट फिनिश हो जाता है, यानी कि सैंपल जब एनालिसिस हो जाता है तब भी वो जारी रहता है, तो हमको मैनुअली बंद करना होता है बाद में। तो दैट इज, ये इस तरह से पीक आई है। अब आप देखिए, अगर सैंपल का अमाउंट बहुत ज़्यादा है या सैंपल का रिटेंशन टाइम ज़्यादा है, तो वो बैंड जो बना है वो क्या होगा, ज़्यादा चौड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। तो उसके हिसाब से जो पीक जो आएगा वो भी कैसा बनेगा, चौड़ा पीक बनेगा, बड़ा पीक बनेगा, मीन्स ब्रॉड पीक बनेगा। तो उसके हिसाब से हम कह देंगे कि सैंपल का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। और इसके बजाय आप देखिए कि अगर बहुत सैंपल का अमाउंट बहुत कम है, कंपोनेंट का अमाउंट बहुत कम है और वो तेजी से ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें जो पीक जो है वो एकदम शार्प आएगा, तुरंत वो बढ़ेगा और ऊपर हाइट तक पहुंचेगा, तुरंत डाउन हो जाएगा। इट मीन्स उसका सैंपल का अमाउंट क्या था, कम था, तो पीक का जो एरिया है वो कम हो गया। उसकी बजाय जहां सैंपल का कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा था वहां पीक एरिया भी ज्यादा आएगा, और जहां सैंपल का कंपोनेंट का अमाउंट कम है वहां पे पीक एरिया भी कम आएगा। तो वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बता देता है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो, ये पीक कैसे आएगा, वो बैंड फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, सेंटर में कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है, दोनों तरफ उसकी कंसंट्रेशन लो होती है। तो इस हिसाब से वो जो पूरा सैंपल कंपोनेंट है वो ट्रेवल करता है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि सैंपल कंपोनेंट तो मैंने एक ही लिया है, अभी इस डायग्राम में एक ही कंपोनेंट बताया है। अगर सपोज कीजिए 4-5 कंपोनेंट, तो कितने पीक आएंगे, उतने 4-5 पीक आएंगे। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ब्रॉड पीक आएगा, और सबका रिटेंशन टाइम भी अलग होगा, तो ऐसे 4-5 पीक मिलेंगे। जब तक पूरा का पूरा सैंपल इल्यूट नहीं होता तब तक एक्सपेरिमेंट रन होता है। नाउ दिस इज रिटेंशन टाइम, जो यहाँ पे आपको एक लाइन में जो डेफिनेशन लिखी है वो मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है, दैट इज रिटेंशन टाइम। तो लिखा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम फॉर सॉल्यूट पीक, मैक्सिमम फॉर सॉल्यूट पीक, यानी ये जो मैक्सिमम पॉइंट आया है, मैक्सिमम फॉर सॉल्यूट पीक टू रीच द डिटेक्टर इन अ गैस क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम। यानी जब सैंपल आधा इल्यूट हो जाता है और आधा सैंपल कंपोनेंट, यानी आधा कंपोनेंट इल्यूट हो गया और आधा कंपोनेंट कॉलम के अंदर ही रह गया, उसमें जितना टाइम लगता है इल्यूट होने में, यानी आधे सैंपल को या आधे कंपोनेंट को इल्यूट होने में जितना टाइम लगता है वही टाइम क्या कहलाता है, रिटेंशन टाइम। तो इसकी एकदम बहुत परफेक्ट डेफिनेशन दी है। और दूसरी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज रिटेंशन वॉल्यूम, VR, ठीक है, इसको भी याद रखना है, रिटेंशन वॉल्यूम VR, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस required to carry a component maximum through the column is called retention volume। इसका मीनिंग क्या है कि कॉलम के अंदर से आधे सैंपल को या आधे कंपोनेंट को इल्यूट होने में जितना कैरियर गैस का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है वो वॉल्यूम क्या कहलाता है, रिटेंशन वॉल्यूम। रिटेंशन वॉल्यूम किसका, कैरियर गैस का, सैंपल का नहीं, कैरियर गैस का, क्योंकि मैंने कहा कि सैंपल तो धीमे धीमे ट्रेवल करता है और कैरियर गैस तो लगातार जारी कर रहा है। तो कैरियर गैस जो उसमें से पास आउट हुआ उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, यानी उस कैरियर गैस को आप जो पास आउट हो रहा है उसको आप किसी सिलेंडर में भर के रखो तो कुछ वॉल्यूम तो होगा। तो जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ कैरियर गैस का, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड रिटेंशन वॉल्यूम फॉर दैट सैंपल। उस सैंपल के लिए रिटेंशन वॉल्यूम है। रिटेंशन वॉल्यूम तो सैंपल का होता है, सैंपल के लिए बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिटेंशन वॉल्यूम किसका होता है, कैरियर गैस का। यानी जितना कैरियर गैस रिक्वायर्ड हुआ, जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ कैरियर गैस का, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट, ऑफ दैट सैंपल। तो आधा सैंपल इल्यूट होने के लिए जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ। अब आप इसमें एग्जांपल में दे देता हूँ, सपोज ए और बी दो कंपोनेंट हैं,
अगर बी कंपोनेंट ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसका रिटेंशन टाइम कम होगा और उसका रिटेंशन वॉल्यूम भी कम होगा। अगर कोई सैंपल कंपोनेंट धीमे धीमे ट्रेवल कर रहा है तो उसका रिटेंशन टाइम भी ज़्यादा होगा और उसका रिटेंशन वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, यानी उसको इल्यूट होने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैरियर गैस पास करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट यानी ज़्यादा वॉल्यूम कैरियर गैस को फ्लो करना पड़ेगा उसको इल्यूट करने के लिए। तो अगर आपको प्रिंसिपल पूछते हैं या टेक्निक पूछते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी की, तो आपको ये जो मैंने अभी बताया आज वो आपको बता देना है कि व्हाट इज द टेक्निक और व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी और जीएलसी। ठीक है, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक बार आप लॉग आउट मत हुआ करो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपकी अटेंडेंस उससे हो जाती है। व्हाट्सएप पे रख दूंगा मैं, ये जो अभी लेक्चर चल रहे हैं उसके जो इंग्लिश वर्जन में है वो लेक्चर, वो व्हाट्सएप पे लिंक रख दूंगा मैं।